सर, कभी ऐसा समय आया कि जब आपकी मेहनत ने किसी मरीज को नया जीवन दिया हो? बहुत सारी जो अपन देखे हैं, अगर एक तो सबसे बड़ी जो कॉमन होती है वो है बैक कमर का दर्द। सर, कई बार किसी का हाथ या पैर टूट जाता है जी हाँ। और लोग घबरा जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में तुरंत क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? 2002 की बात है कि मेरा कुछ राजनीतिक कारणों से मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने मेरा भी ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दिया। सर, ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में सबसे आम समस्याएं कौन सी होती हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं? मैं 12-14 साल करीब सागवाड़ा रहा और लोगों का मेरा प्रेम, मेरे प्रति विश्वास इतना बढ़ा कि मुझे कभी पीछे भविष्य में पलट के नहीं देखना पड़ा कि मैं कहीं आगे बड़ी जगह जाऊं और अच्छा। सर, अपन देखें तो सेवा और पेशा, जी हाँ। डॉक्टर के रूप में आपके लिए इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? सर, आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? सर, आपका पसंदीदा खाना क्या है? नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे हैं द संदीप शो। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम जिनके साथ उपस्थित हैं वह एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक, जिनका नाम डॉक्टर अनिल कुमार जी बनवीर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और उनका अनुभव कैसा रहा। उन्होंने सागवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काम किया है और लोगों को कई सेवाएं दी हैं। तो सर, आपका द संदीप शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आपका बचपन कैसा था और डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं बचपन एक साधारण परिवार से हूँ जी सर। और हम भाई बहनों का हम सब लोग रहते थे साथ एक ही घर में। जी। वहाँ से जो भी पढ़ाई स्कूल हमने सारी, मेरी जो पढ़ाई है वो राजकीय से मतलब सरकारी स्कूल में ही हुई है। अजमेर में मैं पढ़ा हूँ, वहीं बड़ा पढ़ा हूँ, वहीं से MBBS मैंने की है। जी। और शुरू से मेरे जो ननिहाल पक्ष है, मतलब मेरे नाना नानी मामा, वो सभी इसी प्रोफेशन में थे और उन्हीं से देखकर मेरे में ये हमेशा इच्छा होती थी और मेरी माता की भी बहुत इच्छा थी कि मैं कि डॉक्टर बनूं। जी। तो शुरू से बचपन से ही वही देखता आया, तो दिमाग में मेरा एक ही प्रोफेशन था। मैं जब 9th क्लास में गया तो मैंने पहले मैथ्स ली एक बार, लेकिन मुझे मैथ्स समझ में नहीं आई, तो मैं फिर बायोलॉजी की तरफ वापस मैं अपने ननिहाल की तरफ झुकाव हुआ मेरा। जी। और मैंने फिर यही सोचा कि मैं मेडिकल में ही अपनी पढ़ाई करूँगा। अजमेर से फिर गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेर में, वहीं से मैंने अपनी 12th की और MBBS में मेरी एक चांस की बात है कि 1965 में भी अजमेर में मेडिकल कॉलेज खुल गया। तो एक जो था कि कहीं दूर जाना पड़ेगा, वहाँ के खर्चे वगैरह सब ज़्यादा पड़े, लेकिन जब वहाँ कॉलेज खुला और वहीं मेरा एडमिशन हो गया तो वो मेरा एक बहुत ही खुशी का पल था, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से उसको एंजॉय किया। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की, MBBS किया मैंने, और उसके बाद मैं 2 साल बॉम्बे भी रहा, जहाँ से मैंने हाउस जॉब की। और उसके पश्चात मेरी माता को जब कैंसर हुआ तो मैं वहाँ से छोड़कर वापस अजमेर आ गया और फिर वहाँ से मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की और मेरी पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा ज़िले में जो तलवाड़ा एक पंचायत समिति है हेडक्वार्टर, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ भी मैं 4-5 साल रहा और वहीं से मेरा लोगों से बहुत अच्छा संपर्क हुआ और वहाँ के काफ़ी अच्छे लोग थे और उन्हीं के साथ मैं अपना मेडिकल प्रोफेशन को मैंने आगे बढ़ाया। फिर वहाँ से मेरे को शुरू से था कि मैं अपना सर्जिकल साइड में कोई फील्ड चुनूं, जिसमें, क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो हाथ पांव टेढ़े या विकलांग थे, उनको देख के मेरी इच्छा होती थी कि मैं उन्हें कैसे ठीक कर सकता हूं। जी। तो वो उसके लिए फिर मैंने ऑर्थोपेडिक ब्रांच को चुना और मैंने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहाँ से मैं वापस बांसवाड़ा गया और वहाँ से मैंने अपना ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो इस फील्ड में मैंने शुरू की। वहाँ हम लोग 3-4 डॉक्टर थे। फिर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं डूंगरपुर ज़िले में मेरी पोस्टिंग हुई और वहाँ से मुझे बहुत अच्छे मौके मिले। पहला एक मुझे वाक़या याद आता है कि जब मैं यहाँ आया
तो महावीर विकलांग जो इंटरनेशनल है समिति, जी सर। वो लोग मेरे पास आए कि सर एक पेशेंट है हमारे ऑर्थोपेडिक वार्ड में जो पिछले 6 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जी सर। और जिसको किसी ने शायद जीभ चढ़ा दी थी, जिसका पाँव का फ्रैक्चर था, हाथ का फ्रैक्चर था, पेल्विस का फ्रैक्चर था। जब मुझे वो केस उन्होंने दिखाया तो मुझे खुद को लगा कि क्या मैं इसको कर पाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको करना है, इस आदमी को किसी भी तरह खड़ा करके मुझे चलाना रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत सारा कुछ सामान चाहिएगा जो यहाँ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे जो इम्प्लांट्स उसमें लगने थे वो मुझे दिए, और उस मरीज़ को मुझे शायद 3 या 4 महीने तक इलाज करना पड़ा, और वो इस काबिल हुआ कि वो खड़ा होकर चलने लगा। तो वो एक मेरा वो पहला पल था जिससे मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। जी सर। वहाँ से चली, और फिर उस पेशेंट्स के बाद यहाँ के जो लोकल पीपल थे उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जी सर। और उसके बाद फिर उन्होंने एक कैंप चालू किया था, पोलियो विकलांग कैंप्स, जी सर। जहाँ से एक भावनगर से एक सोसाइटी के लोग आते थे, जी। और मेरे को भी उन्होंने कहा कि आप इसको ज्वाइन करो। वहाँ से मैंने ये जो लोगों के हाथ पांव टेढ़े थे या पोलियो के पेशेंट चल नहीं पाते थे, उनकी शरीर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उस कैंप में मरीजों उन लोगों को किया। पहले ही कैंप में हमने शायद 100 ऑपरेशंस किए थे। मेरे साथ उनके 2 डॉक्टर्स और थे, जी। क्योंकि मेरा उस फील्ड का नया अनुभव था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उनके साथ मैंने काम किया। और उसके बाद उस कैंप के हमने बहुत सारे कैंप, हिंदुस्तान में करीब कोई 500 कैंप मैंने पीएनआर सोसाइटी भावनगर, अपने नारायण सेवा संस्था उदयपुर, और ये महावीर विकलांग समिति जो अपने यहाँ इंटरनेशनल है उनके साथ मिलकर वो कैंप्स किए, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई अच्छी। और उसके बाद यहाँ लोगों से मुझे काफ़ी अच्छा संपर्क हुआ, और फिर मैं आगे बढ़ता गया, और फिर हमने यहाँ काम किया जितना यहाँ, क्योंकि सुविधाएं बहुत कम थी उस समय। जी सर। ऑर्थोपेडिक के लिए हमारे पास सामान नहीं थे, कहीं से बाहर से मंगा के हम किसी तरह लोगों के ऑपरेशंस करते थे, और फिर इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। और उसके पश्चात 2002 की बात है कि मेरा कुछ राजनीतिक कारणों से मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने मेरा भी ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दिया। तो फिर मैं यहाँ से जो है, मेरे को जब हुआ तो इलेक्शन के बाद जब मेरे वापस लोग सागवाड़ा वाले मेरे पास आए, वहाँ के नेतागण के, आप यहाँ डॉक्टर साहब, आपकी मिसेज भी डूंगर वहाँ सागवाड़ा में कार्यरत है गायनी डिपार्टमेंट में, तो आप भी वहाँ ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि मैंने कहा कि यहाँ जो साधन नहीं है तो सागवाड़ा में मुझे क्या साधन मिलेंगे। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आज की आधुनिक चीज़, मुझे एक सियाम मशीन जिसमें हम बहुत सारी सर्जरी बिना बहुत छोटे चीरे में कर सकते हैं, और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स मुझे चाहिए। फिर मैं एक बार विजिट पे गया सागवाड़ा, फिर उनसे मैंने बात की, मैंने कहा मुझे ये सामान सब चाहिए। तो वो जो एनआरआई जो वहाँ के थे, उन लोगों ने फिर हम बॉम्बे गए, और वहाँ से सारा सामान हम परचेज़ करके हमने सागवाड़ा में इस ज़िले का पहली मशीन वहाँ से शुरू करी, और फिर हम उस काम को आगे बढ़ते ही गए। फिर बाद में एक सरपंच साहब थे धुलजी भाई, सागवाड़ा में, अब तो हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो उनका कुछ फ्रैक्चर हुआ, तो मैंने कहा ये तो इसमें हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो उन्होंने कहा नहीं, आप डॉक्टर साहब यहाँ करो, सामान जो भी है हम देंगे। और वो पहला जो मैंने वहाँ किया, उसके बाद मुझे वो भी एक मेरा बहुत खुशी वाला पल था कि मैंने सागवाड़ा में रहते हुए हिप रिप्लेसमेंट का जो आर्थोप्लास्टी कहलाती है वो मैंने पहली वहाँ की, और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। मैं 12-14 साल करीब सागवाड़ा रहा, और लोगों का मेरा प्रेम, मेरे प्रति विश्वास इतना बढ़ा कि मुझे कभी पीछे भविष्य में पलट के नहीं देखना पड़ा कि मैं कहीं आगे बड़ी जगह जाऊं और अच्छा पैसा कमा सकता था मैं बहुत जगह, लेकिन यहाँ लोगों का प्रेम स्नेह इतना था कि कभी इच्छा ही नहीं हुई कि ये ज़िला छोड़ के मैं कहीं बाहर जाऊँ। उसके बाद शायद सागवाड़ा से फिर मेरी वापस मैं यहाँ आया, डूंगरपुर भी मेरा प्रमोशन हुआ, लेकिन मेरी जो मुझे प्रेम सागवाड़ा में मिल रहा था, मेरी इच्छा नहीं हुई, मैंने अपनी पोस्टिंग
वहाँ सागवाड़ा कराई, और उसके पश्चात रिटायरमेंट तक मैं वहाँ रहा। मैंने हॉस्पिटल का मैं इंचार्ज भी रहा 6-7 साल तक, वहाँ पीएमओ रहा। और हमने इस हॉस्पिटल को, सागवाड़ा वाले को, एक आदर्श हॉस्पिटल बनाया, जो इसका कि NRI ने उसको पूरा बनाया था। और उस समय मेरे ख्याल से जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनका वहाँ विजिट हुआ और उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप ये करो, मैं इस हॉस्पिटल को बिल्कुल एक नंबर पे देखना चाहती हूँ। तो हमने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है। तो वो ज़मीन भी उन्होंने वहाँ जो कटाना डैम का एक बंगला बहुत बड़ी ज़मीन में बना हुआ था, वो ज़मीन फिर हमें उपलब्ध करवाई, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। जी सर। ये मेरी एक शॉर्ट में कहानी है। जी सर, अपन देखें तो सेवा और पेशा, जी हाँ। डॉक्टर के रूप में आपके लिए इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? देखो, सेवा तो ये एक प्रोफेशन, एक तरफ से खुद ही सेवा है। जी सर। अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जो आप कर रहे हैं, मरीज़ को एक सिर्फ जो उसकी तकलीफ़ है वो उसको दूर करो, तो वो उसको एक हम सेवा मानते हैं। और उस सेवा से ही जो आगे का फल है मिलेगा। जैसा कि वो कहते हैं कि सेवा करो तो फल मीठा ही मिलेगा। जी बिल्कुल तो सर। वो की वही चीज़ मुझे वहाँ हुई। हमें सरकारी पैसा अच्छा मिलती थी, तनख्वाह। उसके बाद कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोगों को ये कहें कि भाई हमें तुम पैसा दो तो हम काम करेंगे। मैंने अपनी मन से वहाँ की और लोगों ने हमें दिया। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने कभी कुछ नहीं दिया। लोगों की जो इच्छा वो दे जाते थे, हम एक्सेप्ट कर लेते, चाहे वो पेशेंट्स हमें फ्री में करना पड़े या कैसे भी, लेकिन उसको करना चाहते थे हम। उसको इस कोशिश में रहते कि उसकी जो भी तकलीफ़ है उसको हम दूर करें। तो इस काम के लिए आपका डेडिकेशन, पेशेंट्स के प्रति आपका विश्वास, ये आप अगर देते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। जी सर। सर, ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में सबसे आम समस्याएं कौन सी होती हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं? बहुत सारी जो अपन देखे हैं, अगर एक तो सबसे बड़ी जो कॉमन होती है वो है बैक, कमर का दर्द। जी। लोग काम करते हैं और उसमें जो अपना पोस्चर है, जो बैठने का तरीका है, चलने का तरीका है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे चीज़ों को उठाना चाहिए, उस तरफ ध्यान लोगों का नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी मैंने देखा है प्रोफेशन की, कि इनमें जो लोग जॉब, जैसे सिटिंग वाले जॉब हैं, उनको बहुत लंबा बैठ के काम करना पड़ता है। जी जी। वज़न उठाने वाले हैं, उनको बहुत उठाने के काम। तो इस चीज़ की अगर एक छोटी सी ट्रेनिंग भी अगर लोगों को दी जाए तो वो ये इस बहुत बड़ी समस्या से अपने आप बच सकते हैं। जी। ये कमर की, और उसके बाद जो घुटने के दर्द की समस्या है लोगों को, फिर दो लोगों को एक आर्थराइटिस जो गठियावाद है वो बहुत कॉमन रहता है, लेकिन लोग उसको बहुत नेगलेक्ट करते हैं। जी। अगर आप इनिशियल स्टेज में इन सब का ध्यान दें तो बहुत टाइम के लिए आप इसको अपने शरीर को, कमर दर्द, घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। जी। क्योंकि वो चेंजेस तो बॉडी में होने ही हैं, क्योंकि जी, वो जी। नेचुरल है कि आपकी हड्डी में जो जॉइंट्स के स्पेस कम होंगे और वो हड्डियों में कमजोरी आए, तो उस सब के लिए बहुत सारी चीज़ें अगर हम उसका ध्यान रखें तो हम उसको बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। जी। अगर सर कोई एक युवा है और कहीं वो किसी अपने प्रोफेशन में है, तो लगभग उसकी सीटिंग रहती है 8 से 10 घंटा या 12 घंटा, तो सर उसके सेहत के लिए उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक तो सबसे बड़ा है कि आप जब काम करते हैं कुर्सी पे बैठ के, अगर आपका जॉब कर रहे हैं तो या तो पीछे एक आप अच्छा सिंपल सा एक तकिया रख के सपोर्ट लेके सीधे बैठ के काम करें, और बहुत ज़्यादा झुकाव आगे की तरफ नहीं करें। और सिंपल सा है वो तकिया रखें, और आप अपनी जो कुर्सी है वो टेबल के पास रखें, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आप बहुत लंबे टर्म तक काम कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं एडवाइस करता हूँ अपने मरीजों की, 1-8 घंटा हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए आप कुर्सी से उठ के इधर उधर घूमें और फिर वापस अपना काम, तो आप बहुत लंबे समय तक अपना काम आराम से कर सकते हैं। जी सर। तो सर ने हमें एक अच्छी चीज़ बताई है कि जो भी युवा लगभग जिनकी सीटिंग 8 से 12 घंटा या 10 घंटा रहती है, तो कम से कम हर 1 घंटे के बाद वह उठकर 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले ले, थोड़ा सा घूम ले, तो उससे जो आपकी कमर बैक पेन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी नहीं आएगी। सर, जब आपका पॉडकास्ट लेने के लिए सर मेरी अंदर से मेरी बात हुई थी जी। तो सर मैं आपके हॉस्पिटल में आया था। कई मरीजों से हमारी बातचीत हुई, जी। उनमें से अधिकतर मरीजों ने बताया कि उन्होंने पहले कई डॉक्टरों से इलाज करवाया है, लेकिन उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिले, और अधिकतर पेशेंट आपके पास आकर उनको संतोषजनक परिणाम मिलता है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा तो इसमें ये मानना है कि पेशेंट्स जो आप देखते हैं,
एक आप 2 मिनट 5 से 5 मिनट एक बार पेशेंट्स को दे दें, वैसे 5 से 10 मिनट का टाइम मानता हूँ मैं, तो वो उस पेशेंट्स को आप एक बार थोरोली एग्ज़ाम करें और उससे आप जो भी उसकी समस्या उसको सुने और फिर उसका निराकरण करें, तो उससे और आपका डेडिकेशन, आपको उसका क्या करना है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस मरीज़ को ये मैं ट्रीटमेंट दूंगा तो वो 100% इससे ठीक होगा। जी सर। कि अगर पेशेंट्स आया है, आपका फ्रैक्चर है और आपको मालूम है कि ये पेशेंट्स को मैं एक्सरे देख के इस हड्डी को कितना सेट कर सकता हूँ, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी जी और आप उसको सेट करिए प्रॉपर्ली, तो आप 90% सर्जरी को दूर कर सकते हैं। जी बहुत सारे में पेशेंट्स आते हैं कि वहाँ बोला साहब डॉक्टर साहब कि आप हम आए हैं आपके पास, वहाँ सर्जरी का बोला है, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक बार मुझे देखने दें। देख के मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि इसमें 90% चांस है कि आपकी हड्डी जम जाएगी और ये बिना ऑपरेशन के जुड़ने की पूरी संभावना है। और जिसमें ऑपरेशन है तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इसमें ऑपरेशन कराएं, जहाँ भी कराना हो, आपकी इच्छा हो यहाँ कराएं कि कहीं भी कराएं, लेकिन इसमें ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। सर, कभी ऐसा समय आया कि जब आपकी मेहनत ने किसी मरीज को नया जीवन दिया हो, तो वो पल कैसा था आपके लिए? मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे पास दम्बोला की एक महिला थी जिनकी उम्र शायद 95 या 96 ईयर ओल्ड की थी, जिनका फ्रैक्चर हुआ। तो अब एक उम्र, दूसरा ये कि उसके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी। जी तो मैंने उनसे कहा कि ये देखिए कि पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट समय ऐसा लगता है कि शायद टेबल से बाहर आ पाएगा या नहीं। तो मैंने भी उनसे कहा ये बात, तो उनके लड़के ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपको जो करना आप करो, अगर ये जिस अभी की हालत में आप मुझे देते हो तो भी मुझे एक्सेप्ट है, और अगर ये इनको कुछ हो भी जाए, भगवान नहीं हो जैसा कहते हैं, तो भी आप हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने हमारे को एक हमारा जो मनोबल था वो इतना ऊंचा कर दिया वो कह के कि हमें कहा कि अब इसको करना ही है। और उस पेशेंट्स की हिप बोन फ्रैक्चर थी, जिसमें कि हमें, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं कि वो बोन को बदल कर गुटका लगाना कहते हैं, आर्थोप्लास्टी, जिसको हेमी आर्थोप्लास्टी कहलाती है। फिर हमने उनका किया, वो बिल्कुल बढ़िया हमारे साथ बाहर आई आराम से, और हमने दूसरे दिन पेशेंट्स को चला दिया। और उसके पश्चात भी उस लेडी ने 96 ईयर की थी, 3-4 साल और अपनी ज़िंदगी के गुजारे चलते हुए। जी सर। तो वो एक बड़ा खुशी का पल था हमारे। ऐसे अगर मरीज़ ठीक होते हैं और हमें लोग हमें हमारे विश्वास को, मनोबल को उठा देते हैं कि नहीं आप जो भी हो करो, हमारी जिम्मेदारी है, कुछ भी होगा हम आपके लिए तैयार हैं। सर, आपने अब तक हमें 2-4 ऐसे किस्से सुनाए जी कि उस मरीज की ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी और आपके ट्रीटमेंट से वो मरीज ठीक हुआ। जी तो सर, ये आपका नॉलेज को आप मानते हैं या भगवान की उसमें ईश्वरीय कृपा है? देखिए, ये तो नॉलेज तो ही पहली चीज़, ईश्वर की कृपा तो हर आदमी पे है, जी जी चाहे सर। कोई भी हो। दुनिया के जो, अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भी हैं, उन सब पर भगवान की कृपा है। लेकिन उस कृपा को आप कैसे यूज़ करते हैं, जी बिल्कुल अपनी सही। नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, और अपने उसमें जो आप में विश्वास है, उसको पेशेंट्स को ठीक करने की इच्छा, उन सब को मिलाकर ये पेशेंट्स बहुत अच्छे से ठीक हों। पेशेंट्स के साथ आप 2 शब्द मीठे बोल लें तो वही उस मरीज़ के लिए बहुत होता है। अब आप आए और मरीज़ को, ये क्या है, कितने दिन बाद आया, चिल्लाते हो, अरे ठीक है लेट आया लेकिन आया तो आपके पास है। तो उसको समझा दें कि भी देखो मैं ये कोशिश मेरी है, मैं करूँगा और हो सकता है, उम्मीद है कि पूरी ठीक हो जाए। जी अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है क्योंकि आप लेट आए हो हमारे पास, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जहाँ तक हो सके आपके हाथ को पूरा ठीक करें या पाँव को पूरा ठीक करें। जी सर। सर, कई बार किसी का हाथ या पैर टूट जाता है जी हाँ। और लोग घबरा जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो ऐसे में तुरंत क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए ताकि नुकसान ज़्यादा ना बढ़े? देखिए, सबसे पहला जहाँ उसका फ्रैक्चर हुआ हो, जहाँ गिरा हो, घर में गिरा हो या बाहर गिरा हो, तो उसके लिए सबसे सिंपल ये टेस्ट है कि उस हाथ पाँव को हिलाएं नहीं, उसमें मूवमेंट्स नहीं करें। घर के अंदर अपनों को पटिया मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, कपड़ा आपको मिल जाएगा, अगर बैंडेज हो तो बैंडेज। आप जिस हाथ जगह का हिस्सा टूटा है वहाँ वो या तो पटिया लगा दें या लकड़ी को बांध के उससे सिंपल एक कपड़े से लपेट दें चारों तरफ, बहुत टाइट भी नहीं बांधें।
नॉर्मल फिटिंग के साथ उसको बांध कर उस मरीज़ को आप कहीं भी ले जाएं, वो बहुत आराम से बिना दर्द के, बिना तकलीफ़ के, बिना किसी आगे के कॉम्प्लिकेशंस के वो डॉक्टर तक पहुंच जाएगा। जी सर। तो इसलिए फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होती है और ये सिंपल है। अगर गर्दन में लगी है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दो अपने ये प्लास्टिक की थैली या कपड़े की थैली में मिट्टी भर के दोनों साइड के कंधे पे रख, गर्दन पे रख दीजिए, गर्दन हिले नहीं, उसी पोजीशन में उसको शिफ्ट करना हॉस्पिटल में, ताकि उसको आगे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जी हाँ सर, एक्सीडेंट और ट्रॉमा केस में सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए? आम जनता को आप क्या सलाह देंगे? मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, पहले तो ये देख लें कि भाई उसकी नब्ज़, अगर आपको देखना आता है तो नब्ज़ देख लें ठीक से चल रही है, तो इसका मतलब मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर ब्लड बह रहा हो तो पहला ये काम है कि उस ब्लड को बहने से रोकें। अब आप कहेंगे साहब वहाँ कैसे रोकें? साफ धुला हुआ कपड़ा अगर घर में हो तो उस जगह उसको थोड़ा देर दबाव दें, प्रेशर रखें और उसको बांध दें थोड़ा हल्का सा टाइट, ताकि वो ब्लीडिंग नहीं हो और वो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ब्लड लॉस कंटिन्यूस हुआ तो मरीज़ को रास्ते में एक सीरियस होने की संभावना या वो मौत के बहुत नज़दीक जाने की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं पर फिर आप उसके साथ में कोई स्प्लिंट या कोई लकड़ी का जो भी हो आपके पास अवेलेबल वहाँ, वो बांध दें और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। जी सर, टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनों ने आपके काम को कैसे आसान किया? बिल्कुल, बहुत आसान कर दिया। पहले जब हमारे पास सियाम जैसी मशीन नहीं थी तो हमें पूरा चीरा लगा के, बड़ा चीरा लगा के उसको ऑपरेशन करने पड़ते थे। मरीज़ के मसल्स काफ़ी कटते थे, ब्लीडिंग होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसका ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन जब ये मशीनें आ गई तो उसमें आप बहुत छोटे चीरे में 2 या 3 टाँके के चीरे लगाकर और उसका ऑपरेशन आप बिना ऑपरेशन फ्रैक्चर साइट को खोले हुए ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन उसमें बहुत आसानी हो जाती है। छोटे वायर डालना हो, वो डालना हो तो मशीन में आप इमेज में देख के वो कर सकते हैं। सर, अनुमानित आपके जीवन में आपने कितने कैसे ऑपरेशन किए होंगे? सर, अनुमानित तो मैंने कभी गिने नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो आया मैंने उसका सबका ऑपरेशन किए हैं। और पोलियो सर्जरी के तो मैंने शायद जो है, मुझे अंदाज है कि मैंने 1 लाख के ऊपर पोलियो सर्जरी करी हुई है। उसके अलावा ये पेशेंट्स के अब गिनना मतलब 40 साल का तो मेरे लिए अब समझ, लेकिन जो हॉस्पिटल में आया, जिसने मेरे से ऑपरेशन कराना चाहा, मैंने उन सब के ऑपरेशंस किए हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो एग्जैक्ट तो मेरे लिए भी करना मुश्किल है। एक डॉक्टर के रूप में आपकी दिनचर्या कितनी चुनौतीपूर्ण होती है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊं, जब मैं यहाँ आया तो इस पूरे ज़िले में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन में अकेला था। मतलब 13 लाख की पॉपुलेशन पे एक अकेला डॉक्टर, तो आप उसको तो मान नहीं सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण था। हर मरीज़ को देखना है और हमें याद आता है कि हम 24 घंटे इस सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हमें जब भी हॉस्पिटल से कॉल आती थी, चाहे दिन में आई या रात में आई, मैं तुरंत दौड़ के उस पेशेंट्स को जो फर्स्ट एड दे सकते थे हम देते थे। तो ये डेफिनेटली बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि एक साथ इतना काम करना, लेकिन भगवान ने शक्ति दी या भगवान की इच्छा थी कि मैं उनके लिए करूं और वो मुझे शक्ति देता गया और मैं उस कार्य को पूरा करता गया। जी, आजकल कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत आम है। इसके पीछे का कारण क्या है और इसे घर पर प्राकृतिक तरीकों से कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला है कि अगर विटामिन डी हम लेना चाहें तो हमें धूप की बहुत आवश्यकता होती है। जी, वो विटामिन डी नेचुरल विटामिन डी है, हमारा बॉडी उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो जबकि हम आजकल क्या है कि काम घर से बाहर निकलते ही नहीं है। बच्चे हैं तो स्कूल, स्कूल से घर और घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाते। अपना खान पान का वो ध्यान नहीं रखते। डाइट एक दूसरी नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैल्शियम में है। तो आप जैसे दूध है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी, उनमें सब में कैल्शियम काफ़ी रहता है। फिर हरी सब्जियां हैं, बीन्स है, चीज़ है, नेचुरल फ्रूट्स हैं जिनमें आपको कैल्शियम, और नट्स हैं, बीन्स हैं, ये सारे में कैल्शियम बहुत रहता है। अगर हम अपने बच्चों को और बड़ों को सब ये चीज़ दें तो शायद कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो। जी, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी हड्डियाँ कैल्शियम और विटामिन डी पे ही निर्भर करती हैं।
अगर कैल्शियम अच्छा होगा तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। जी अगर विटामिन डी है तो भी हड्डियां मजबूत रहेंगी और ज़्यादा मजबूत रहेंगी। अगर ये सब कम हुए तो आप एक हल्का सा भी गिर गए तो ये हड्डियां आपकी इनकी कमी की वजह से तुरंत टूट जाएगी, जी बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि आप अगर देखो तो जब उम्र बढ़ती जाती है तो कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है, तो हम वो लोग लेते नहीं हैं। तो बुढ़ापे में लोगों को कैल्शियम की इतनी कमी होती है कि आप अगर थोड़ा सा भी हड्डी को मोड़ दो तो टूट जाती है। तो जी इसलिए ये डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, जी। कैल्शियम और विटामिन डी। सर जैसे आपने बताया कि अपने को धूप लेनी है, जी हाँ। सर वो कौन से समय की लेनी सही रहेगी? सबसे बेस्ट टाइम जो है 10 से 12 के बीच का, जो मॉर्निंग आवर्स हैं 9 से 12 के बीच का, उसमें अगर आप धूप एक्सपोजर करें, क्योंकि गर्मी में तो नेचुरली है थोड़ा जी चमड़ी का जलने का डर रहता है, लेकिन सर्दी में आप आराम से 10-15-20 मिनट धूप में बैठ जाइए तो आपकी विटामिन डी की काफ़ी पूर्ति हो जाती है। जी सर। हाँ, बच्चों के विकास के दौरान उनकी हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। जी हाँ, ऐसे में माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों की हड्डियां मजबूत बने? बिल्कुल। इनके लिए सबसे पहला चीज़ तो है बच्चों का खान पान। उसमें बच्चों को आप अच्छे दूध है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, चीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जितना आप खिला सकते। दूध नहीं पीता है तो दही दो, दही नहीं देता है तो छाछ दो। तो ये सब चीज़ें अगर आप देते रहेंगे तो बच्चे को कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी के लिए आप बच्चों को धूप में दें, और इनके साथ ही जब डाइट में ये देंगे कुछ विटामिन इसमें भी जाएगा। जी जी उसके साथ ही दालों को, इन सबको अंकुरित करके दें तो उसके साथ प्रोटीन के साथ आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, जो वो भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये सब चीज़ें अगर डाइट देंगे तो बच्चे का विकास बिल्कुल नॉर्मल होगा और उसकी इम्यूनिटी भी अपनी बढ़ेगी कि वो बार बार बीमार नहीं हो। जी। सर बुजुर्गों में घुटना और जोड़ों का दर्द आजकल बहुत आम बात हो गई जी है। हाँ। क्या हर केस में ऑपरेशन जरूरी होता है या कुछ मामलों में सामान्य उपाय भी असरदार होते हैं? डेफिनेटली सामान्य उपाय भी बहुत असरदार रहते हैं। जी इसलिए उसके लिए जो पहले तो डाइट है ही, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और ये B12 आ गए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज, जी उनको घुटने की एक्सरसाइज और रूटीन में दूसरी एक्सरसाइज जितना वो करेंगे तो शरीर की मोबिलिटी और कैल्शियम का रोटेशन जो शरीर में होना है वो सब बहुत अच्छे से होता है। जी तो उससे उनको मजबूती मिलेगी और उसको काफ़ी टाइम तक वो सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। जी कई बार आप देखेंगे एक 90 साल का आदमी भी बहुत अच्छे से चलता जी है, बिल्कुल एक सर। 70-80 साल का आदमी को देखो चलता है, और एक आपके 40-50 साल का आ रहा है और वो अपने घुटने को पकड़ के आपके पास आ रहा है। तो वो सब अगर आप उनसे डाइट, सब चीज़ की दिनचर्या पूछो तो वो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ बिताते हैं और ना उनकी डाइट में उतना कुछ होता है, ना उनकी मोबिलिटी रहती है। जी शरीर की मोबिलिटी जितनी रहेगी ये जोड़ आपके उतने अच्छे चलेंगे। जी सर। हाँ सर, यदि सरकार या समाज को कुछ सुझाव देने हो तो आप जी हाँ। क्या कहेंगे जिससे हेल्थ सिस्टम और मजबूत बने? देखिए, हेल्थ सिस्टम में सरकार ने वैसे कई योजना चला रखी हैं, लेकिन मैं उसमें ये कहूँगा सरकार से कि जो चीज़ें हर हॉस्पिटल में आवश्यक है, क्योंकि बहुत जगह मशीनें नहीं होती, कहीं वो ब्लड सब एग्जामिनेशन के वो साधन नहीं होते, तो वो जितने आवश्यक चीज़ें हैं वो हर हॉस्पिटल, वो PSC से लेके बड़े हॉस्पिटल तक उपलब्ध कराए ताकि हर आदमी को उसकी सुविधा मिल सके और वो अपना जो इलाज है, वो हेल्थ है, वो उसको बहुत अच्छे से चला सके। जी सर। हाँ सर, आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर जो बनना चाहते हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि एक तो डेडिकेशन, एक आपका खुद का विश्वास और फिर मरीजों से विश्वास पैदा करना, और आप जितना अपना नॉलेज बढ़ा कर उनको जो सेवा दे सकते हैं वो आप देंगे। आपको शुरू में हो सकता है थोड़ी समस्या हो, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और उसके साथ ही आप डॉक्टर्स, बहुत अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स बन पाते हैं। तो इसलिए अपने जॉब के प्रति जितना आपका डेडिकेशन होगा, जितना आपकी सिंसियरिटी टू द जॉब होगी, उतना ही आप अच्छा अपने मरीज को कर पाएंगे। जी सर। सर अपन रैपिड फायर का सेशन रखते हैं। एक शब्द में मरीज आपके लिए क्या है? मेरे लिए मरीज जो है एक देवदूत है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है जिसको आप ठीक करें। जी। एक चीज़ जो हर डॉक्टर को कभी नहीं भूलनी चाहिए? डॉक्टर को ये भूलना चाहिए कि मैं एक भगवान का, एक जिसको कह सकते हैं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी को अपनी सेवा देकर उसको बिल्कुल नॉर्मल हंसता हुआ
कर चलता हुआ भेजूं जी तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर्स के लिए होती है। जी। सर आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुझे एक मिक्स वेजिटेबल, दाल, रोटी, दही, सब्जी और सलाद बहुत ज़्यादा अपने खाने में पसंद है। जी। सर तनाव कम करने का अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे तनाव अच्छा करने का है कि जो चीज़ अपन जानते हैं कि ये चीज़ होनी है तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये तो होना है। आज की एक आपकी ज़िंदगी उम्र बढ़नी है, या आज आप जॉब में कर रहे हो, ये टेंशन जॉब का क्यों उसको पालते हुए? जी सर। वो तो करना है अपने को, अपना जॉब है उसको करें। और दूसरा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेशन आप करें तो इस तनाव से बिल्कुल आप दूर रह सकते हैं। कोई ने किसी ने आपको डांटा है दादा तो उसको ये मत मानो क्यों डांटा, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। आपका बॉस आपको डांट सकता है या आपको कुछ कह सकता है, जी। उसको लेके किसी भी तरह का आपको टेंशन पालना नहीं चाहिए। जी। सर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही? जिंदगी का सीख यही है कि आप सेवा करते जाओ, बस ये सेवा ही मुझे सबसे अच्छी अपनी ज़िंदगी की सीख लगी है। और लोगों का प्रेम और विश्वास आपके प्रति, वो एक सबसे बड़ी सीख है जिंदगी। सर आपने एक छोटे से निवेदन पे हमें समय दिया। सर द संदीप शो और उसकी टीम की ओर से आपको दिल की गहराई से आपको बहुत मैं बहुत भी धन्यवाद। संदीप टीम को और उनके साथियों को जिन्होंने मुझे आज ये इतना बड़ा अच्छा मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।